मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। बार काउंसिल उत्तर प्रदेश में सदस्य पद जहां सैकड़ों लोग नामांकन कर रहे हैं और सदस्य पद पर दावेदारी कर रहे हैं, तो उसी कड़ी में आज संगम नगरी प्रयागराज में डीआरटी बार एसोसिएशन के सचिव अधिवक्ता आरिफ इकबाल ने भी सदस्य पद के लिए नामांकन किया। एजी ऑफिस से लेकर बार काउंसिल कार्यालय तक पैदल मार्च निकालकर अपने सहयोगी अधिवक्ताओं संग नामांकन किया है और अधिवक्ताओं के हित में कई अहम मुद्दे उठाए हैं। एडवोकेट प्रोटेक्शन के संग प्रदेश में टोल फ्री करने से लेकर महिलाओं के लिए आरक्षण भी मांगा है और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या सेव कर दो इधर ना। आज बार काउंसिल प्रत्याशी के सदस्य के रूप में मैंने अपना पर्चा दाखिल किया और आज हम लोगों ने जो लगातार 7 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे थे कि अधिवक्ता कोटे से विधानसभा विधान परिषद में हमारी सीटें होनी चाहिए और बार काउंसिल में जो 25 सदस्य चुने जाते हैं उसमें एक सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए और जो यूथ एडवोकेट आता है 5 साल तक उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं रहती, तो अगर 5 साल के लिए उसको 5,000 का स्टाइपेंड अगर एक हम लोग सुविधा दे दें बार काउंसिल से। और हमारा मेन मैनिफेस्टो रहेगा कि किसी भी तहसील और कचहरी के चुनाव में बार काउंसिल मॉडर्न बाइलॉ से जो चुनाव हो तो उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी शिकायतें इलाहाबाद हाईकोर्ट में बहुत ज्यादा इसकी पिटीशन आ रही है कि पैरेलल में हारने के बाद एक दूसरी बार खड़ी हो जाती है, तो उसके चैलेंज करने तमाम पिटीशन इलाहाबाद हाईकोर्ट में मैं जहां प्रचार करने गया तमाम अधिवक्ताओं की एक आम समस्या थी। तो इस पे हम लोगों ने लगातार 7 साल आंदोलन किया और मैं डीआरटी बार का महासचिव होने के नाते जब एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हमसे सुझाव मांगा गया तो मैंने उसमें कहा कि जो हमारे अधिवक्ताओं के ऊपर जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो और राज्यों में लागू है, यूपी में लागू नहीं है, इसके लिए लागू हो। और उसमें हमने 3 सुझाव दिए थे कि हम लोग उसमें हमारे ऊपर जो हमला या हमारे ऊपर जो कुछ कार्रवाई होता है उसके अभियुक्त के ऊपर नॉन अवेलेबल सेक्शन और ट्रायल 6 महीने में कंक्लूड कर दिया जाए। इन सुझावों के साथ मैंने बार काउंसिल ऑफ यूपी को चिट्ठी भी लिखा था, क्योंकि मैं डीआरटी बार के सेक्रेटरी के नाते हमने केंद्रीय गृह मंत्री उनको सड़क राज्य मंत्री को लिखा था कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो अधिवक्ता लखनऊ और तमाम जनपदों में पैरवी के लिए जाता है उनके टोल फ्री होनी चाहिए, क्योंकि पैरवी में उसको हर जगह जाना पड़ता है, तो टोल के भी अधिवक्ताओं के लिए होना चाहिए। होता है फिजिकली आना पड़ता है, मांग है कि ऑनलाइन होना चाहिए। इस पे हम लोग दोनों फिजिकल और ऑनलाइन दोनों की सुविधा बार काउंसिल होनी चाहिए कि जो ऑनलाइन दे सके, अगर फिजिकल भी देना चाहते, क्योंकि कुछ चीजें कनेक्टिविटी की वजह से ऑनलाइन में जो आजकल अदालतें चल रही हैं, जो सुप्रीम कोर्ट कभी कनेक्टिविटी की वजह से अदालतों से अधिवक्ता कनेक्ट नहीं हो पाता, उनके मुकदमे डीडी हो जाते हैं। तो ऑनलाइन और फिजिकल दोनों सुविधाएं होनी चाहिए। आरिफ इकबाल, महासचिव डीआरटी बार से प्रत्याशी उत्तर प्रदेश बार काउंसिल चुनाव 2026। अपनी भविष्यवाणी को लेकर चर्चा में रहने वाले आचार्य हरि कृष्णा शुक्ला ने बीते दिनों बिहार चुनाव को लेकर वार्ड मीडिया टाइम से बात करते हुए भविष्यवाणी की थी कि मोदी सरकार के नेतृत्व में एनडीए के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी, जो कि भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला। वही अब देश के हालात पर फिर से उन्होंने वर्ल्ड मीडिया टाइम से बात करते हुए भविष्यवाणी की है और क्या कुछ कहा है, ये दिखाते हैं। भी सरकार को और देश के क्या हालात बन रहे जोशी संघ के हिसाब से, कितना देश ग्रोथ करेगा या क्या नुकसान है? देखिए, वर्तमान में जो ग्रहों की स्थितियां हैं, 22 नवंबर से इसमें कुंभ राशि में शनि राहु बैठे हैं, सिंह राशि में केतु बैठा है और वृश्चिक राशि में सूर्य मंगल बैठे हैं। ये ज्योतिष के गणना के अनुसार मूलतः ये बड़ा देश के लिए, पूरे पृथ्वी के लिए बड़ा क्रूर समय है। अर्थात इसमें खुशी की घटनाएं खत्म हो जाती हैं, इसमें क्रूरता, समाज में आक्रोश और क्रूरता बढ़ जाती है, संताप बढ़ जाता है, राजनीति का स्थिरता का दौर है। विपक्ष, कुछ लोग बहुत ज्यादा निराश होंगे और सबसे बड़ा खतरा हमारे जो इस समय है कि जो ये ग्रह स्थितियां चल रही हैं लगभग 14 फरवरी तक, इस समय तक जो ग्रहों की स्थितियां हैं, पाकिस्तान से तमाम ऐसी कंट्री जो भारत विरोधी इस समय कार्य कर रही हैं, ये भारत को परेशान करने के लिए प्रयास कर सकती हैं और भारत इसको रिटेलिएट करेगा, रोकने का प्रयास करेगा। बहुत विकट स्थिति 3 महीना के अंदर आ सकती है और संभावना है कि युद्ध की एक बहुत बड़ी स्थितियां भी बने
मूलतः ये बड़ा ब्रूटल और क्रूर समय है। ऐसा समय बहुत कम समय में देखा गया है। इसी को ज्योतिष में सर्पदोष कहते हैं। मतलब इसमें हर जगह अराजकता, अशांति, लैक ऑफ हैप्पीनेस, एक जो ग्रोथ की संभावना है वो बंद हो जाती है। ये समय पूरे पृथ्वी में चल रहा है। भीषण दुर्घटनाएं, आतंकवाद, प्राकृतिक आपदाएं, दुष्टों के द्वारा जो आतंकवादी की घटनाएं हैं, भारत को डिस्टर्ब करने के लिए नाना प्रकार के प्रयास किए जाएंगे इस समय। तो कहीं ना कहीं ये देश के लिए उचित समय नहीं है। ये 22 तारीख से शुरू हो रहा है, 22 नवंबर से, और ये 14 फरवरी तक चलेगा। इसके बाद काफी ठीक टाइम आएगा, 1.5-2 सालों के लिए। लेकिन ये समय काफी भारत को परेशान करने वाला और कहीं न कहीं एक उलझन का माहौल, आक्रोश का माहौल, लोगों के बीच में भी एक अशांति का माहौल बना रहेगा। देशों के बीच में भी अशांति का माहौल बनेगा। कहीं न कहीं युद्ध की प्रबल संभावनाएं हैं। इसको परिचय परिचय कैसे दे सकते हैं? क्या होगा इसके लिए? क्या उपाय होगा इसके लिए? क्या करना? वो देखिए, ये ग्रहों का प्रकोप है। ग्रहों का प्रभाव अपना फल देके चलता है। बिना कारण के पाकिस्तान के पास तो कुछ खोने की है ही नहीं है। 24 घंटा विस्फोट हो रहे हैं। आपका बांग्लादेश में डिस्टर्बेंसेज है। टर्की अननेसेसरी भारत के विरुद्ध पड़ा ही है। अमेरिका पड़ा ही है। चाइना डिस्टर्ब ही है। तो ये सारे लोग मिल करके भारत को घेरने का प्रयास करेंगे। भारत रिटेलिएट करेगा। थोड़ा पहले से ज्यादा संकट इस समय युद्ध की पहले ज्यादा एक यू कैन से ऑपरेशन चलेगा। ये निश्चित है। 3 महीना का ये फेज शांति के लिए बाधक है। कठिन समय का समय दौर है ये। सिद्रा मॉन्टेसरी स्कूल 25 साल पूरे होने पर वार्षिक सम्मान समारोह आज रविवार को संगीत समिति मेहता ऑडिटोरियम प्रयागराज में आयोजित किया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राएं विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी और सामाजिक मुद्दों पर अपनी रचनात्मक प्रस्तुतियों के माध्यम से सकारात्मक संदेश प्रसारित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि इमरानुल्लाह वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व अपर महाधिवक्ता रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर विक्रम निगम विभागाध्यक्ष अस्थि रोग विभाग मेडिकल कॉलेज प्रयागराज, डॉक्टर अनुभा श्रीवास्तव प्रमुख बाल चिकित्सालय प्रयागराज को पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। प्रोग्राम का मेन पर्पस जो है हमारा, जो आजकल माशरे में, सोसाइटी में जो बहुत सारे इविल्स आ गए हैं, उनको हम लोग मिटिगेट करना चाहते हैं, उनको हम खत्म करना चाहते हैं। प्लस अपने बच्चों को हम लोग अपलिफ्टमेंट और एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं जहां से वो अपने टैलेंट्स को वो पब्लिक के सामने बाहर दिखा सकें और उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो। इसके लिए हम ये प्रोग्राम्स कंडक्ट करवा रहे हैं। और आपको कोई सवाल है क्या? प्रोग्राम देखिए, यहाँ पे जो भागीदारी है वो खाली बच्चों की नहीं है, बल्कि यहाँ पे हमारे जितने भी पेरेंट्स हैं, जो भी हमारा मैनेजमेंट स्टाफ है, जितने भी हमारे लोग सपोर्टिंग स्टाफ है, सबकी मेहनत से ये प्रोग्राम हो रहा है और आप इसके साक्षी हैं कि ये प्रोग्राम अच्छा हो रहा है। मेरे ख्याल में आप सभी को ये प्रोग्राम अपनी तरफ से पसंद आ रहा होगा। जिसमें छोटे और बड़े बच्चों का भी प्रोग्राम है। इसमें सभी का एक इवेंट सब क्लासेस का रखा गया है। सारे बच्चे इसमें सबको पार्ट कर लेने का हम लोगों ने पूरा मौका दिया है, ताकि सब अपने आके प्रतिभा को जो है वो दिखा सकें। मैं मोहम्मद आरिफ आगितेब, मैं यहाँ का स्कूल का मैनेजर हूँ और ये सारा प्रोग्राम मेरे ही गाइडेंस में हो रहा है और आप लोगों के सहयोग से ये प्रोग्राम हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत सिविल लाइन स्थित भाजपा जिला कार्यालय पर प्रोफेशनल मीट सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने स्वदेशी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश की प्रगति के लिए नागरिकों को स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग बढ़ाना चाहिए। वही देश आत्मनिर्भर होते हैं जहां के नागरिक के स्वदेशी का प्रयोग करते हैं। हम सभी को अपने व्यवहार में स्वदेशी के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए। आत्मनिर्भर रहते हुए स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसानों को भी आत्मनिर्भर बनना होगा और बनाना होगा। कांग्रेस की नीतियों ने देश को पीछे धकेला।
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आत्मनिर्भरता के पायदान पर आगे बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सशक्त बनाने में प्रोफेशनल वर्क की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वदेशी बढ़ेगा तो हमारी जीडीपी बढ़ेगी और देश आगे बढ़ेगा। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नारे एक भारत श्रेष्ठ भारत में आत्मनिर्भर भारत जोड़कर देश को आगे बढ़ने की जरूरत है। देखिए, ये अभियान हमारा बिहार की टीम में ये है, प्रधानमंत्री जी भारत को आत्मनिर्भर भारत और विकसित राष्ट्र बनाने का विजन है, संकल्प। उस दिशा में आज प्रयागराज महानगर द्वारा आयोजित आत्मनिर्भर भारत के विषय में विविध क्षेत्रों के जो लोग अनुभवी थे, उनका अनुभव है, उनका एक तरह से मीट था, सम्मेलन था, और उसमें उनके सुझाव भी आए हैं, उनकी सलाह भी आई है। उसको हम लोग क्रमबद्ध करके जो है आत्मनिर्भर भारत विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में हम लोग और आगे बढ़ेंगे। जी, तो ये उसके बाद आज आत्मनिर्भर भारत अभियान चला है और मोदी जी की एक 2047 तक पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत बनाने की, विकसित करने की कामना है। देखिए, मैं ये कहूंगा कि सभी अर्थशास्त्री, मैं खुद उस बैकग्राउंड का हूँ, बार बार एक चीज कहते थे कि भारत को जो हमें दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनाना है और आगे चल के दूसरी या पहली, क्योंकि आंकड़े ये भी कहते हैं कि 2050 तक चाइना और भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगी, अमेरिका तीसरे नंबर पे आ चुकी होगी। तो लॉन्ग टर्म में भारत तभी विकसित हो सकता है अगर जो दो सबसे बड़ी आबादी के प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार, अगर ये अर्थव्यवस्था में भागीदारी निभाएं। अगर जैसे कि साउथ के स्टेट्स कहते आते हैं कि टैक्स का बड़ा हिस्सा हम लोग देते हैं क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादा डेवलपमेंट है, और उसके बाद जो फाइनेंस कमीशन होती है वो 5 साल में हमारे कमाए हुए टैक्स को नॉर्थ में दे देती है और वो बिहार जैसे स्टेटों में गायब हो जाता है। तो ये साउथ के स्टेट्स की, तमिलनाडु की जो बहुत दिनों से सब शिकायतें रही हैं, तो वो यही कारण था कि वहां पे जो गवर्नमेंट्स थी वो प्रो डेवलपमेंट नहीं थी। अब बीजेपी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी की या किसकी भी, जो बीजेपी के नेतृत्व में जो गवर्नमेंट बनेगी एनडीए की, उसमें जाहिर सी बात है कि जो जिस तरीके से भारत का इतने दिन से विकास हो रहा है वो उसकी भागीदारी अब बिहार भी निभाएगा। और जो क्राइम है, जो वहाँ का एक कल्चर हम लोग मान के चलते हैं कि बिहार में सब कुछ चलता है, वो कल्चर खत्म होगा। और जिस तरह यूपी को योगी जी ने और मोदी जी ने सही रास्ते पे ले आए और माफिया, गुंडा राज और करप्शन राज से दूर किया, वही करप्शन राज और गुंडा राज से बिहार को भी दूर किया जाएगा। और तभी जब बिहार भी यूपी की तरह फुल इंजन विकास के गति पे चढ़ेगा, तभी हम अमेरिका को और चाइना से कंपटीशन करके दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन पाए। प्रयागराज के फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में आज लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर एकता यात्रा निकाली गई। इस एकता यात्रा के दौरान सैकड़ों की संख्या में सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। 4 किलोमीटर लंबे इस यात्रा में कई विशिष्ट अतिथिगण भी पहुंचे। इस दौरान प्रबुद्धजनों ने सरदार वल्लभभाई पटेल को याद करते हुए उनके द्वारा देश को एक सूत्र में पिरोया जाने और एक अखंड भारत के निर्माण की बातों को याद करते हुए कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल न केवल लौह पुरुष थे बल्कि उनके आदर्श युग युगांतर तक भारतीयों के हृदय में बसा रहेगा। उन्होंने जिस तरीके से एक अखंड भारत के निर्माण की सोच को आगे बढ़ाया वह न केवल सराहनीय है बल्कि वह एक ऐसा आदर्श है जो सभी भारतीयों के दिलों में बसा हुआ है। और उन्होंने कभी भी देश को विभाजित करने और एक अलग सामुदायिक व्यवस्था करने की मांग पर विरोध किया और जिसका परिणाम आज एक अखंड भारत के रूप में देखा जा रहा है।
वहीं राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए उनके आदर्श और उनके चरित्र तथा एक संयोजित राज्य शासन की व्यवस्था के विषय में अपने विचार प्रस्तुत किया, बल्कि श्रीनगर में हुई आतंकवादी हमलों की निंदा करते हुए केंद्र सरकार के द्वारा उन आतंकवादियों के खिलाफ कैसे कार्रवाई की जाती है वह अच्छी तरह जानती है और जल्द ही इन हमलों को करने वालों को कैसे समाप्त किया जा सकता है ये दिखाएंगे। हमारे देश को छोटे राज्य से उसको इकट्ठा करके जो का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था, आज उसी बात को बताने के लिए कि वो जो सपना उन्होंने देखा था एक भारत श्रेष्ठ भारत का, उसको धरातल पे लाने का काम हमारे मोदी जी कर रहे हैं। उन्होंने धारा 370 को खत्म करके दिखाया। तो आज ये यात्रा एक सरकारी यात्रा है, कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। यात्रा उसी के बिल्कुल पार्टी का काम था। मेहनत का परिणाम अच्छा आता है तो अब संगम नगरी प्रयागराज में आगामी 19 नवंबर को होने वाली प्राइज मनी इंदिरा मैराथन को लेकर प्रयागराज में तैयारी जोरों शोरों पर है, जहां सड़कों पर धावकों के लिए साइन और किलोमीटर लगातार लिखने की प्रक्रिया जारी है, जिससे उन्हें किसी प्रकार समस्या न हो, किस ओर जाना है, रूट क्या है, आसानी से समझ सके और क्या कुछ कहना है अधिकारियों का। तैयारी को लेकर आए दिखाते हैं। इंदिरा मैराथन को लेकर क्या तैयारियां चल रही है? इंदिरा मैराथन की हम लोगों की पूरी तैयारी करीब 100% पहुंच रहे हैं। हम लोग मार्किंग में पूरी तैयारी हो गई, पूरी 42 किलोमीटर की मार्किंग हो गई है। आज स्टार्टिंग लाइन मदन आनंद भवन के पास हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद आगे कहीं पे एरो जहां भी छूटा है थोड़ा बहुत उसको पूरा करेंगे। मैं सत्येंद्र सिंह, एथलेटिक कोच, मदन मोहन मालवीय स्टेडियम। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।